नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना प्रैक्टिस सेट तीसरा रहेगा जिसमें पॉलिटी के पीवाईक्यूज रहेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छी मजबूत करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अगर अपन बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसमें टोटल 211 लोग जो संविधान सभा में शामिल हुए थे, तो टोटल 211 लोग थे। इसमें मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगर अपन बात करें तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष वो थे एस.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनके साथ एक वैधानिक सलाहकार भी था, वैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। तो बात करें अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर लगभग तैयार हो गया था, जिस दिन अपन विधि दिवस मनाते हैं, विधि दिवस। अब बात करें संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने दिन में हुआ और इसमें कितना खर्चा हुआ? तो टोटल समय जो लगा था इसमें संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो लगभग 3 साल तक संविधान की प्रक्रिया चली। इसमें टोटल 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 64 लाख का खर्चा हुआ, जिसमें अपन ने सभी देशों से, अलग अलग देशों से कुछ कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल लिए और अपने संविधान में उनको जोड़ लिया। अब बात करते हैं अपन भीमराव अंबेडकर, जो कि सबसे इंपोर्टेंट समिति, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसको तो आप याद रखना ही सही, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, टोटल इसमें 7 सदस्य थे। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे, साथ ही साथ राज्य समिति और झंडा समिति आदि समितियों के ये अध्यक्ष थे। इसके बाद अगर अपन बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष थे। जो रियासत है उनको इकट्ठा करने का काम इन्हीं का था। किनका था? ये बीच बीच में क्या हो रहा है इसमें, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना बस। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन, और ये कहां से जाएगा? हाँ ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपन ने इनको देख लिया, ठीक है, जो ये रियासत के प्रमुख थे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें से अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5 6, लगभग 10 से 12 अपन ने एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तो राष्ट्रपति को अगर अपन हटाना है, एक अभी को आपको पता नहीं होगा कि महाभियोग बोलते किसे हैं, तो राष्ट्रपति को अगर अपन को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसको अपन ने यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। तो ये अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को हटाते हैं तो उसको कैसे हटाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार उसको हटाते हैं, कौन कौन उसमें वोट डालेगा, कितने % वोट डालेंगे जब जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। तो 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है और पता चले बाद में कि वो निर्दोष है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रपति
किसी के कानून किसी को अपराध के लिए उसकी सजा को कम कर सकता है या बिल्कुल हटा सकता है, या ऊपर नीचे उसमें कुछ, जैसे कि फांसी की सजा है किसी को तो उसको 7 साल या 8 साल की सजा दे सकता है, उसका कम कर सकता है उस सजा को। तो ये कानून किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है अनुच्छेद 72 में। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 356 और 143 की। तो 356 में राष्ट्रपति शासन की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य में अगर राज्य सरकार बनाने में विफल रही है, उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 143। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है उसे कुछ जरूरत पड़े तो, पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बाध्य नहीं है परामर्श देने के लिए, और अगर परामर्श दी है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए भी बाध्य नहीं है कि भाई ये बात बोली तुमने तो हम मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यपाल को अपने पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और इसे हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को हटा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वैसे तो धन विधेयक कोई भी मंत्री जो संघीय मंत्री है वो प्रस्तुत कर सकता है, बाकी इसमें ऑप्शन है वित्त मंत्री, तो अपन इसका सही आंसर रहेगा वित्त मंत्री। राष्ट्रपति की सलाह पर और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकता है। और यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर हो सकता है वित्त विधेयक है या और कोई विधेयक है तो उसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब बात करते हैं धन विधेयक की। तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है, और लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है? तो राष्ट्रपति के लिए अनुपातिक, इसका ऑप्शन जो है सही वो है बी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणी प्रणाली। इसका माध्यम ये प्रणाली किस प्रकार की है? जैसे अपने एमएलए हैं और सांसद हैं, सांसद जो कि लोकसभा और राज्यसभा में रहते हैं, ये मिलकर वोट डालते हैं तो राष्ट्रपति बनता है। अगर अपन बात करें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तो ये वाली जो प्रणाली है इसमें अपन सीधे एमएलए को चुनते हैं, संसद को चुनते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष अपन जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं अपन। अब बात करते हैं साधारण प्रणाली। तो ये साधारण मतलब हाँ वोट डालना सिंपल, और जो जिसके ज्यादा वोट है वो जीत जाता है। गुप्त प्रणाली, तो अपने देश में गुप्त प्रणाली अपनाया गया है कि अपन निष्पक्ष किसी को भी वोट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद 75 में बोला गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। इसके अलावा अगर बात करें अपन 76 की, तो इसमें जो भारत सरकार का वकील होता है महान्यायवादी, उसके बारे में जिक्र किया गया है। महान्याय, सरकार के भी बहुत सारे केस होते हैं, सरकार के केस लड़ना, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता है वो वकील होता है, वो होता है महान्यायवादी। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 77 की। तो इसमें पीएम के कार्यों का, इसमें पीएम एक मिनट इसमें भारत सरकार के संचालन कैसे करेंगे? सरकार का संचालन
का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कुछ और आर्टिकल की, तो जैसे 78 में पीएम के कार्यों का वर्णन किया गया है, पीएम के कार्यों का। 79 में संसद और 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपको ये पता ही होगा कि अपना देश, हर एक देश से कुछ ना कुछ अपन ने लिया है। तो जो संघ सूची है वो अपन ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं अपन कनाडा से क्या लिया, तो कनाडा से लिया है अपन ने अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां अपन ने कनाडा से लिए। अमेरिका से लिए मूल अधिकार, उसके बाद महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग अपन ने अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति जो है उसका पद भी अपन ने अमेरिका से लिया है। अगर अपन बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से अपन ने लिया है एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका में होता है देश की नागरिकता अलग है और उसके अंदर जो राज्य है जैसे कैलिफोर्निया है तो वहां की नागरिकता अलग है। अपने देश में क्या है, सिर्फ भारत की नागरिकता है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। ठीक है, एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन में है, एकल नागरिकता। उसके बाद संसदीय प्रणाली भी अपन ने ब्रिटेन से लिए। और एक और जो राष्ट्राध्यक्ष है वो नाम मात्र का अध्यक्ष, जैसे अपन राष्ट्रपति है, बाकी पूरा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर करती है। नाम मात्र का कौन है, राष्ट्रपति, कि हाँ भाई राष्ट्रपति जी हैं, बाकी काम कुछ नहीं है उनके पास। अब बात करें एक और, हाँ, नाम मात्र का अध्यक्ष, नाम मात्र अध्यक्ष। ब्रिटेन में अभी भी राजा है, बाकी उनके पास काम कुछ नहीं, बस बैठे ही हो। तो ऐसा सेम अपने यहां भी ऐसा ही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? बात करें अधिकतम संख्या की, तो अधिकतम इसका सही आंसर रहेगा 250, लेकिन वर्तमान में 245 ही है अपने पास। उसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, बाकी जो 12 हैं वो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से मनोनीत करता है। जैसे कला, विज्ञान, समाज सेवा में जो विशेषज्ञ है उनको, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, तो वो राष्ट्रपति ने, वो चुनाव तो लड़े थे उस टाइम, उनको राष्ट्रपति ने बनाया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन को बना दिया, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बिना चुनाव लड़े ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए हैं। अब बात करते हैं 200, अब इसका ये तो कुछ उसमें है ही संख्या, ये गलत संख्या, ये गलत है, ये गलत है, इसका सही आंसर है 245। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये और याद रखना, राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो है 80। देखते हैं नया क्वेश्चन एक और। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को कुछ विधेयकों पर विशेष शक्तियां दी गई है? तो अब बात करते हैं कुछ विधेयकों पर राज्यसभा को शक्तियां दी गई है। कौन से विधेयक है वो? अनुच्छेद 249। ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्यसभा को वैसे शक्तियां बिल्कुल भी नहीं है, बाकी कुछ शक्तियां हैं, जैसे 312 में दी गई हैं और 249 में दी गई है। कुछ विषय पर वो कानून बना सकती हैं। अगर अपन बात करें 250, तो 250 में जब अपने देश में आपातकाल लग रहा है उस समय केंद्र को यह शक्ति है कि वो राज्य सूची के कुछ विषय पर कानून बना सकता है। जैसे केंद्र के पास सिर्फ संघ सूची रहती है, राज्यों के पास राज्य सूची रहती है, लेकिन अगर आपातकाल लग रहा है तो इन विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। अब बात करें अपन 356 की, तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। कभी कभी मनमानी भी कर लेते हैं कि हाँ यार ये सरकार लगा दो, अपना मनमर्जी का काम है, केंद्र सरकार लगाती है। अब बात करते हैं 312 की,
तो 312 में राज्यसभा चाहे तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, जैसे आईपीएस है, आईएएस है, आईएफएस है। अगर भारत में जरूरत है कि हाँ अपन को एक और सिविल सेवा का लिए कानून बनाना है, जरूरत पड़ रही है, तो 312 अनुच्छेद के तहत, जैसे मान लो अपने यहाँ इंडियन जुडिशियल सर्विस बना दी, भारतीय न्यायालय सर्विस, उसका एक अधिकारी मेन जिले का अधिकारी है वो बना दिया। अगर नया बनाना है इनको तो, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यूपीएससी जिसकी एग्जाम लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका देखो एसटी और एसटी के लिए अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, बाकी आगे अपन से अभी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में एसटी और एससी के शोषण के बारे में बताया गया है कि उनका शोषण को कैसे रोकना है, शोषण नहीं होने देना है अपन को। और अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण आहार सही होना चाहिए ताकि लोग कुपोषित नहीं हो। इस पता चला खट्टे दिख रहे हैं यहाँ पे गले में तो पोषण और आहार संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। अब बात करें अपन अनुच्छेद 15 की और अनुच्छेद 17 की, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत। और 15 में लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये 15 में, जो कि मौलिक अधिकार है अपना। अगर अपन बात करें एससी और एसटी आयोग, तो एससी जो आयोग है वो है अनुच्छेद 338 और एसटी आयोग है 338 ए। तो ये भी याद रखना, अनुच्छेद कभी इसका पूछ लेता है कि एससी आयोग का वर्णन और एससी आयोग का वर्णन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन। तो लगभग अपनी पीपीटी तैयार कंप्लीट हो चुकी है, तो क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि हाँ कैसा लगा है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।